नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। 5 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान पूरा हुआ और उसके बाद लगातार एग्जिट पोल की बारिश मेन स्ट्रीम मीडिया में हो रही है। आज हम हरियाणा के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने सभी एग्जिट पोल को देखा होगा तो हरियाणा से संबंधित सभी एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुमान लगाया हुआ है। और वैसे भी कल 8 अक्टूबर 2024 को जो हरियाणा विधानसभा के जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं, तो इसीलिए कल हमें अंतिम परिणाम तो पता चल ही जाएगा कि आखिर में किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं एग्जिट पोल के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन कारणों पर चर्चा करना चाहता हूं जो शायद से एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिख रहे हैं उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 जो फैक्टर हैं जो हरियाणा में कल आने वाले चुनाव नतीजों को डिफाइन करने वाले हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जाट वर्सेस नॉन जाट की कंसोलिडेशन। जैसा कि हरियाणा एक जाट बहुल इलाका माना जाता है और अभी तक हरियाणा को जितने भी चीफ मिनिस्टर मिले हैं उनमें से ज्यादा चीफ मिनिस्टर जाट समुदाय से ही आते हैं। इतना ही नहीं तो कांग्रेस ने भी इस बार अपनी कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दी है, जो कि एक जाट बहुल जाति से आते हैं या फिर उन्हें जाट नेता के तौर पर भी जाना जाता है। इसके बिल्कुल विपरीत भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी दिख रही है, जिसमें बीजेपी ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में कोई भी चीफ मिनिस्टर जाट समाज से नहीं दिया हुआ है। उन्होंने एक तरीके से नॉन जाट कास्ट को या जातियों को एक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश जरूर की है। तो इसीलिए वोटिंग के दिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन जाट या फिर जाट, इनमें से किसका कंसोलिडेशन सबसे ज्यादा तौर पर हुआ है। और जब मैं नॉन जाट कास्ट की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं दलितों की भी बात कर रहा हूँ, सवर्ण समाज की भी बात कर रहा हूँ और बाकी ओबीसी कास्ट की बात कर रहा हूँ, जो एक तौर से नॉन जाट राजनीति के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर में जाट कंसोलिडेशन ज्यादा हुआ है या फिर गैर जाटों का नॉन जाट कंसोलिडेशन ज्यादा हुआ है। अगर जाट कंसोलिडेशन ज्यादा हुआ है तो जरूर उसका एक बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि जो जाट लैंड है हरियाणा का, वहां पे कांग्रेस काफी ज्यादा क्लीन स्वीप कर सकती है। वही दूसरी ओर अगर गैर जाट जातियों का कंसोलिडेशन हुआ तो खास करके कुरुक्षेत्र और दक्षिणी हरियाणा का जो पार्ट माना जाता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी क्लीन स्वीप कर सकती है। तो इसके लिए ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इलेक्शन वोटिंग के दिन किस कास्ट का या फिर किस वर्ग का, मतलब जाट वर्सेस नॉन जाट में से किस वर्ग का कंसोलिडेशन काफी ज्यादा हो पाया है। इसके ऊपर भी हरियाणा का परिणाम डिपेंड है। अगर आप अभी भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो हमने देखा हुआ है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए, ताकि हम जैसे नए यूट्यूब चैनल को बढ़ने में आसानी होगी। धन्यवाद। अब हम वीडियो की आगे की तरफ जाते हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है वो है हरियाणा में सरकारी नौकरियों का। कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो एक क्लिप काफी वायरल हुई थी, जिसमें एक युवा लड़का ये कहते हुए दिख रहा था कि वो बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में पोस्ट फॉर मनी नहीं हुआ था, मतलब पैसा देकर या फिर घूस देकर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती थी। इसके लिए उस युवा में गुस्सा भरा पड़ा था। और अगर आप देखोगे तो यही एक सेम चीज या फिर यही सेम ट्रेंड हरियाणा के खास करके जो जाट लैंड है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक बड़े तबके में इसका एक रोष जरूर है कि वहां पर पहले जब कांग्रेस का कार्यकाल था वहां पर भ्रष्टाचार करने के लिए उनके पास संसाधन थे जहां पर वो पैसा देकर नौकरी पा सकते थे, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इसको काफी हद तक कम करने में बीजेपी सफल रही थी। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि हरियाणा में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी समझते हैं कि पैसा देकर नौकरी मिलनी चाहिए, और एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि नहीं, जो नौकरी मिलनी चाहिए उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो खास करके युवा वर्ग में ही 2 बड़े ऐसे गुट हैं, जिसमें से एक गुट इस चीज का समर्थन करता है कि आप घूस देकर नौकरी पाइए, वही दूसरा गुट इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये भी देखना हरियाणा के चुनावों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों गुटों में से किस गुट का कंसोलिडेशन ज्यादा हुआ है। और अगर आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले ही, मतलब चुनाव के बीच
बीच में ही कांग्रेस के एक नेता का बयान भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो जो पुरानी चीज थी, मतलब जहाँ पे आप घूस देकर नौकरी पा सकते थे, वो फिर से शुरुआत कर देंगे और 7 या 10 या 15 लाख में वो नौकरियां बेच देंगे। तो इस तरीके के बयान भी कांग्रेस के लिए डैमेज हो सकते हैं। तो ये भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस फैक्टर पे भी हरियाणा का चुनाव काफी ज्यादा डिपेंडेंट है कि आखिरकार किस गुट के युवाओं का कंसोलिडेशन सबसे ज्यादा हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जो मुझे लगता है वो है महिला मतदाता। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने महिलाओं को खास करके पॉलिटिक्स में एक मेन स्ट्रीम वोट बैंक के तौर पर सामने लाया है या फिर राजनीति में उनको उबारा है। तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये शायद से आपने देखा होगा कि हर एक स्टेट में बीजेपी के लिए महिलाओं का मतदान उनकी संख्या पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वोटिंग के दिन कितनी ज़्यादा महिला मतदाता बाहर आई है और उन्होंने बीजेपी के लिए वोट दिया हुआ है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो जिस तरीके से रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें विनेश फोगाट जी और कुछ बाकी के लोग थे, तो इसके विरोध के बाद हरियाणा की महिलाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी का कितना अच्छा कद अभी भी है या नहीं, इसका भी एक लिटमस टेस्ट है। तो ये बीजेपी के लिए भी एक बड़ा प्रश्न रहने वाला है कि अगर उनकी सीटें सम्मानजनक स्थिति में नहीं आती है तो क्या इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर महिला मतदाता भी है कि वोटिंग के दिन महिला मतदाता जो बीजेपी का एक कोर वोट बैंक में से आज माना जाता है, वो बाहर निकल के आए ही नहीं, या फिर वो बाहर निकल के आई तो भी उन्होंने बीजेपी के अपोज में वोट किया। तो ये भी एक काफी बड़ी चीज है या फिर एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर बीजेपी की सम्मानजनक स्थिति टिकी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये जो 3 फैक्टर है, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर है कि कास्ट पॉलिटिक्स का कंसोलिडेशन, दूसरा फैक्टर है युवाओं का कंसोलिडेशन और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि महिला मतदाता। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कल जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो यही 3 मुख्य कारण होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सम्मानजनक स्थिति रहेगी या नहीं रहेगी, ये दिखने वाला है। और कांग्रेस अगर सरकार बनाने वाली है तो वो कितनी बड़ी मार्जिन से सरकार बना रही है, ये भी दिखने वाला है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके विचार इसके ऊपर अलग होंगे तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।